जब भी चुनाव आयोग के द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा की जाती है, उसी तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है और कहते हैं कि चुनाव आयोग काफ़ी पावरफुल हो जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर आदर्श आचार संहिता है क्या। तो आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक समूह है और जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। और आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका अहम होती है और संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों का आयोजन चुनाव आयोग का कर्तव्य है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तक चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और आदर्श आचार संहिता कितने दिनों तक लागू रहती है? तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। और आदर्श आचार संहिता की विशेषताएं क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषताएं निर्धारित करती हैं कि राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, सत्ताधारी दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिन की गतिविधियों और सत्ताधारी दल के कामकाज में भी संहिता से निर्धारित होते हैं इसमें। तो आप देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है ना। और लोकसभा में 543 सीटें हैं टोटल और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा सदस्य का आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। आचार संहिता एक दिशा निर्देश है जो सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों सरकार पर लागू होता है। आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराना होता है और इसके तहत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कुछ नियमों का पालन करना होता है। और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से भी रोक सकता है। कई बार आप लोग सुनते रहते होंगे ना कि इस व्यक्ति ने या इस पार्टी ने, आप देखते हैं कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसलिए उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। भाषण देते समय बाड़ी पर रखना होगा कंट्रोल इसमें। तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इस दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे अलग अलग जातियों, समुदायों, धर्मों या फिर भाषाओं के बीच पहले से मौजूद मतभेद और बढ़ जाए या उनमें आपसी नफरत पैदा हो या फिर तनाव की स्थिति बने। मस्जिद, चर्च, मंदिर या फिर अन्य पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जा सकता है। दूसरी पार्टियों की आलोचना करते समय सिर्फ उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले कामकाज और रिकॉर्ड पर ही बात की जाएगी। निजी जिंदगी के उन पहलुओं की आलोचना करने से बचा जाना चाहिए जिनका राजनीतिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। बिना सबूत के लगाए गए आरोपों या तोड़ मरोड़ कर पेश की गई बातों के आधार पर दूसरी पार्टियों या फिर उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं की जा सकती है। और मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदाताओं की नकली पहचान बनाना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना अपराध है। और इसके अलावा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने की व्यवस्था करना भी गलत है। जो आप देखते हैं कि आपके नेता करते हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं। और राजनीतिक दल और उम्मीदवार ये सुनिश्चित करें कि उनके समर्थक दूसरे दलों की सभाओं और रैली में रुकावट न डालें। किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की सभाओं में लिखित या मौखिक सवाल पूछकर या अपनी पार्टी के पर्चे बंटवाकर अशांति न पैदा करें। राजनीतिक पार्टियां उस स्थान से अपनी रैली नहीं निकाल सकती हैं जहां पहले ही किसी दूसरे दल की सभा आयोजित की जा रही है। इसके अलावा एक पार्टी द्वारा लगाए गए पोस्टर को दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हटा सकते हैं। घर के सामने नहीं कर सकते हैं विरोध प्रदर्शन। तो हर किसी को अपने घर में शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है, ये हम सबको मिलता है। भले ही किसी को राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों की राजनीतिक राय या फिर काम पसंद ना आए और किसी के विचारों या फिर गतिविधियों का विरोध करने के लिए उनके घर के बाहर प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं कर सकते हैं। विरोध जताने के लिए और भी तरीके हैं, घर के बाहर जमा होना ठीक नहीं है।
कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने समर्थकों को किसी भी व्यक्ति के घर, जमीन या फिर परिसर की दीवार पर बिना इजाज़त के झंडा लगाने, बैनर लटकाने, नोटिस चिपकाने या फिर नारे नहीं लिख सकता है। जनसभा या रैली की जानकारी पहले पुलिस को देनी होगी। तो राजनीतिक दलों के लिए अपनी जनसभा या फिर प्रचार कार्यक्रम की पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस को देना जरूरी है, और इसमें सभा का स्थान, समय शामिल है, और इससे पुलिस को यातायात व्यवस्था संभालने और शांति बनाए रखने का इंतजाम करने में मदद मिलेगी। और साथ ही आप देखते हैं कि दलों को कोई सभा करने से पहले पता कर लेना चाहिए कि क्या उस इलाके में कोई पाबंदी या रोक लगाने का आदेश तो नहीं है। अगर ऐसी कोई पाबंदी है तो उसका सख्ती से पालन करना होगा। अगर उस पाबंदी में छूट चाहिए तो पहले आवेदन करके अनुमति लेनी होगी। इसमें अगर जनसभा के लिए लाउड स्पीकर या किसी और चीज़ की इजाज़त लेना अनिवार्य है तो पार्टी या उम्मीदवार को संबंधित अधिकारी से समय से पहले आवेदन करना होगा। और जनसभा में किसी भी गड़बड़ी करने वाले या शांति फैलाने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए वहां तैनात पुलिस की मदद लेंगे। आयोजक खुद ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जुलूस निकालते समय इन नियमों का पालन जरूरी है। जुलूस निकालने वाली पार्टी या उम्मीदवार को पहले ही तय कर लेना होगा कि जुलूस कहाँ और किस वक्त शुरू होगा, किस रास्ते से निकलेगा, कहाँ और किस वक्त खत्म होगा। जुलूस के रास्ते या समय में बिना वजह कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा इसमें। और जुलूस को हमेशा सड़क के दाएं ओर ही चलना चाहिए, और जुलूस के दौरान वहाँ तैनात पुलिस जो कहे उसका पालन करना अनिवार्य है। अगर दो या ज़्यादा पार्टियां उम्मीदवार एक ही रास्ते या उसके कुछ हिस्सों से लगभग एक ही समय में जुलूस निकालना चाहते हैं तो दोनों पार्टियों उम्मीदवारों को पहले से ही आपस में बात कर लेनी चाहिए। सरकारी खजाने से नहीं दिखा सकते हैं विज्ञापन। तो आचार संहिता के दौरान सरकारी खजाने से अखबार और दूसरे मीडिया चैनलों में विज्ञापन आप देखते हैं कि दिखाने और सरकारी मीडिया का दुरुपयोग करने से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। सरकारी मीडिया के इस्तेमाल चुनाव से जुड़ी खबरों को एक तरफा दिखाने या सत्ताधारी पार्टी की उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए आप देखते हैं कि नहीं किया जा सकता है, जिससे सत्ताधारी पार्टी को चुनाव में फायदा हो। अगर पहले से कोई विज्ञापन चल रहा हो तो उसे हटाना होगा। सरकारी पैसे का नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल। तो मंत्री और अन्य अधिकारी सरकारी खजाने से किसी भी योजना के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं और न ही कोई योजना की स्वीकृति दे सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के अलावा कोई भी मंत्री या अधिकारी किसी भी नई परियोजना या योजना की आधारशिला रखने का काम नहीं कर सकते हैं। साथ ही सरकार कोई भी स्थायी या अस्थायी नियुक्ति नहीं कर सकती है। अगर अचानक किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी आ जाती है और सरकार कोई उपाय करना चाहती है तो उसे पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। सरकारी संपत्ति पर उम्मीदवारों का अधिकार। तो केंद्र और राज्य की सत्ता में रहने वाली पार्टी के नेता अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल चुनावी अभियान के लिए नहीं कर सकते हैं। खासतौर से मंत्रीगण अपने सरकारी दौरे को चुनाव प्रचार के काम से नहीं मिलाएंगे और चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी या कर्मचारियों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। और आप लोगों को मालूम होगा कि इंदिरा गांधी ने इसी को लेकर सरकारी फायदा लेकर उनकी सदस्यता चली गई थी और कहा गया था कि आदर्श आचार संहिता का इन्होंने उल्लंघन किया है। चुनाव प्रचार के लिए सभा करने वाली जगह और हेलीपैड का इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ सत्ताधारी और पार्टी को नहीं होगी। दूसरी पार्टियों उम्मीदवारों को भी इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति उन्हीं नियमों और शर्तों पर मिलेगी जिन पर सत्ताधारी पार्टी ने इस्तेमाल करती है। सरकारी रेस्ट हाउस, डाक बंगला या फिर अन्य सरकारी आवास पर राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है या उसके उम्मीदवारों का एक छत्र राज नहीं चलेगा। दूसरे दलों उम्मीदवारों को भी ये जगह इस्तेमाल करने का समान हक होगा। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी दल या उम्मीदवार इन सरकारी आवासों और आसपास के इलाकों को चुनाव प्रचार के लिए जनसभा नहीं कर सकता है। मंत्रियों पर पाबंदी। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी मतदान केंद्र या मतगणना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ उम्मीदवार, मतदाता या किसी उम्मीदवार के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर ही वे इन जगहों पर जा सकते हैं। और हमारे देश में कई ऐसे मौके आए जब आप देखिए कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण उनकी सदस्यता गई, उन पर प्रतिबंध लगा गया, चुनाव में प्रचार करने को प्रतिबंध लगाया गया। तो चुनाव आयोग शक्तिशाली हो जाता है, शक्तियाँ चुनाव आयोग के पास आ जाती हैं और चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी भी रहती है कि निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए और लोगों का भरोसा बने रहे चुनाव आयोग पर और चुनाव में। तभी तो लोकतंत्र की बात होगी, तभी लोकतंत्र रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो यही कहानी है पूरी आपकी आदर्श आचार संहिता की और चुनाव आयोग की।